नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन के साथ की द्विपक्षीय बैठक। कई महत्वपूर्ण समझौते पर हुए हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री आज न्यूजीलैंड के कॉरपोरेट दिग्गजों के साथ करेंगे बैठक। किया ओरा मोदी कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के साथ करेंगे संवाद। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी आज नौसेना के पूर्वी बेड़े में होगा शामिल। विशाखापत्तनम में होगा कमिश्निंग समारोह। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आज नागपुर में ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक। टिकाऊ बुनियादी ढांचे, मजबूत लॉजिस्टिक्स और ग्रीन मोबिलिटी पर रहेगा फोकस। अमेरिका ने युद्ध विराम खत्म करने की घोषणा के साथ ईरान के साथ बातचीत पर जताई सहमति। ईरान ने कहा, अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं, आत्मरक्षा के लिए पूरी तरह तैयार। और फीफा विश्व कप में बेल्जियम को 2-1 से मात देकर स्पेन पहुंचा सेमीफाइनल में। अंतिम 4 में फ्रांस से होगा मुकाबला। आज क्वार्टर फाइनल में हैरी केन और अर्लिंग हालांड होंगे आमने सामने। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के सूत्र में बांधने की घोषणा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की न्यूजीलैंड यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जो रक्षा से लेकर खेल और आपदा प्रबंधन तक हर क्षेत्र में सहयोग को एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। रक्षा मंत्रालय और न्यूजीलैंड डिफेंस फोर्स के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सहयोग के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ अरेंजमेंट हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देना है। खेल की दुनिया में भी एक नई साझेदारी की शुरुआत हुई है। भारत न्यूजीलैंड जॉइंट एक्शन प्लान ऑन स्पोर्ट्स के जरिए दोनों देश खेल, विज्ञान, स्पोर्ट्स मैडिसिन और एथलीट्स के बेहतर प्रदर्शन के लिए एक दूसरे के अनुभवों का लाभ उठाएंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी पर्यटन मंत्रालय और न्यूजीलैंड की मिनिस्ट्री ऑफ बिजनेस, इनोवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच समझौता हुआ है। इसका लक्ष्य न केवल पर्यटन को बढ़ावा देना है, बल्कि दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक समझ को भी गहरा करना है, जिससे आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। दुनिया के 2 प्रमुख डेयरी उत्पादक देशों के रूप में भारत और न्यूजीलैंड ने पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में सहयोग के लिए हाथ मिलाया है। भारत की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और न्यूजीलैंड की नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी के बीच एक बड़ा समझौता हुआ है। ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, जबकि न्यूजीलैंड के प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने की। बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की गई। साथ ही आपसी सहयोग और साझेदारी को और अधिक मजबूत करने के उपायों पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा समय को दोनों देशों के बीच संबंधों का ऐतिहासिक पड़ाव बताया। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है, जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है। आप जब भारत आए थे और एफटीए के शुरुआत हुई और इतने कम समय में पूरा न्यूजीलैंड एक साथ होकर के एफटीए को जमीन पे उतारना, इतने कम, शायद ये दुनिया में पहली बार इतने कम समय में ये सफलता हुई होगी। और इसके लिए मैं आपके नेतृत्व को, आपकी सरकार को, आपकी टीम को हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं।
प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी दिए जाने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक मूल्यों में दृढ़ विश्वास दोनों देशों को स्वाभाविक साझेदार बनाता है। मुझे खुशी है आज हम अपने संबंधों का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांधने जा रहे हैं। यह माइलस्टोन हमें और अधिक ऊर्जा और अधिक विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। एक्सेलेंसी, लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है। मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरीटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य हैं उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने संबंधों को रणनीतिक भागीदारी के सूत्र में बांधने पर खुशी व्यक्त की। Tremendous progress in a very short period of time on the trade agenda. But today's focus is about more than just the FTA. It's about where we go to next in this relationship and how we broaden that out. And I know we have very proud to announce that we will be forming a strategic partnership which will give the relationship more framework and breadth for us to continue to expand as we go forward from here. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का न्यूजीलैंड पहुंचने पर ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में भव्य स्वागत किया गया। स्थानीय माओरी समुदाय के स्वागत परंपराओं से पीएम मोदी का विशेष अभिनंदन किया गया। माओरी संस्कृति में अतिथि का सम्मान और स्वागत विशेष रीति रिवाज से किया जाता है। न्यूजीलैंड में इसे पोहेरी भी कहा जाता है। इस मौके पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भी मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उनके सम्मान में 21 तोपों की सलामी भी दी गई। और भारतीय नौसेना की ताकत में आज एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी F-38 को विशाखापत्तनम में नौसेना से बेड़े में शामिल किया जाएगा। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित इस अत्याधुनिक युद्धपोत का निर्माण मुंबई स्थित मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने किया है, जिसमें 75% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल हुआ है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके कमिश्निंग समारोह में मौजूद रहेंगे। महेंद्रगिरी को ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, आधुनिक सेंसर, एडवांस्ड कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम और इंटीग्रेटेड हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है। ये एंटी एयर, एंटी सरफेस और एंटी सबमरीन युद्ध में सक्षम है। ईस्टर्न घाट की महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया ये युद्धपोत हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक ताकत को नई मजबूती देगा। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत नागपुर में आज और कल ब्रिक्स परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें सदस्य देशों के परिवहन मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी सतत बुनियादी ढांचे, शहरी गतिशीलता, बहुविध परिवहन, लॉजिस्टिक्स, डिकार्बोनाइजेशन और एआई आधारित परिवहन तकनीकों पर चर्चा करेंगे। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स देशों के बीच सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था को बढ़ावा देना है।
ये बैठक रूस और ब्राजील की अध्यक्षता में हुए पिछले परिवहन कार्य समूह के बाद आयोजित की जा रही है। इससे पहले नागपुर में ब्रिक्स ट्रांसपोर्ट वर्किंग ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सचिव वी उमा शंकर ने कहा कि ब्रिक्स मंच सदस्य देशों को परिवहन से जुड़े अहम मुद्दों पर सहयोग और सहमति के जरिए साझा दृष्टिकोण विकसित करने का महत्वपूर्ण अवसर देता है। उन्होंने बताया कि इस साल चर्चा 6 प्राथमिक विषयों पर केंद्रित है, जिनमें सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इंफ्रास्ट्रक्चर का डिकार्बोनाइजेशन और टिकाऊ शहरी परिवहन प्रमुख हैं। और भारत के पहले मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की तैयारियों को एक और बड़ी सफलता मिली है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने गगनयान के मुख्य पैराशूट सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। यह परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। श्योपुर स्थित ADRDE की ड्रॉप जोन में किए गए इस परीक्षण के लिए भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान का इस्तेमाल किया गया। विमान से करीब 2.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक परीक्षण असेंबली को हवा में छोड़ा गया, जिसमें मुख्य पैराशूट और डमी पेलोड लगाया गया था। परीक्षण के दौरान पहले ड्रोग पैराशूट ने असेंबली की गति को नियंत्रण किया, जिसके बाद मुख्य पैराशूट सक्रिय हुआ और पेलोड को सुरक्षित तरीके से जमीन तक पहुंचाया। इसरो के मुताबिक ये परीक्षण अधिकतम भार की स्थिति में मुख्य पैराशूट सिस्टम की क्षमता और विश्वसनीयता को परखने के लिए किया गया था। ये इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट यानी IMAT श्रृंखला का 5वां सफल परीक्षण है। गगनयान क्रू मॉड्यूल में लगाए गए 10 पैराशूट अलग अलग चरणों में सुरक्षा और लैंडिंग की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस सफल परीक्षण के साथ गगनयान मिशन को नई मजबूती मिली है और भारत के अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षित वापसी का भरोसा और बढ़ा है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल कार्यक्रम को लेकर फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए विस्तृत स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को जल्दबाजी में लागू नहीं किया गया, बल्कि ये 2 दशकों से अधिक समय की चरणबद्ध योजना, वैज्ञानिक परीक्षण और सभी हितधारकों के व्यापक परामर्श का परिणाम है। मंत्रालय के अनुसार भारत में एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम की शुरुआत वर्ष 2001 में पायलट परियोजना के रूप में हुई थी। वर्ष 2003-04 में इसे औपचारिक रूप दिया गया और 2013 में इसकी नीति अधिसूचित की गई। वर्ष 2014 तक पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण मात्र 1.5% था, जिसे बढ़ाकर वर्ष 2025 में 20% तक पहुंचा दिया गया। ये लक्ष्य मूल समय सीमा 2030 से 5 वर्ष पहले हासिल किया गया। पुराने वाहनों पर उठ रही चिंताओं को लेकर मंत्रालय ने कहा कि E20 लागू करने से पहले ऑटोमोबाइल कंपनियों, ARAI और SIAM, तेल कंपनियों और अन्य तकनीकी संस्थानों के साथ वर्षों तक परीक्षण किए गए। मारुति सुजुकी ने वित्त वर्ष 2025-26 में 2.84 करोड़ वाहनों की सर्विसिंग की, जिनमें 1.5 करोड़ से अधिक पुराने गैर E20 प्रमाणित वाहन थे। लेकिन E20 के कारण रबर, इंजन या ईंधन प्रणाली को नुकसान पहुंचने का कोई व्यापक मामला सामने नहीं आया। हीरो मोटोकॉर्प ने भी इसी प्रकार के अनुभव साझा किए हैं। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि E20 से कुछ वाहनों में 3 से 5% तक माइलेज में कमी आ सकती है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि E20, E10 और शुद्ध पेट्रोल को एक साथ उपलब्ध कराना देश के विशाल ईंधन वितरण नेटवर्क के लिए व्यवहारिक नहीं है। देश भर में 1 लाख से अधिक पेट्रोल पंपों पर अलग अलग आपूर्ति श्रृंखला चलाने से लागत और लॉजिस्टिक जटिलताएं काफी बढ़ जाएंगी। सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं पर भरोसा न करें। और राजधानी दिल्ली के ताज पैलेस होटल में जैमा एथेनॉल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। कॉन्क्लेव में देश की प्रमुख ऑयल कंपनियों के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और एथेनॉल क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य एथेनॉल के उपयोग को बढ़ावा देना, स्वच्छ एवं वैकल्पिक ईंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाना और इससे जुड़े भ्रम व अफवाहों को दूर करना है।
कॉन्क्लेव के अध्यक्ष CK जैन ने कहा कि एथेनॉल को लेकर कई तरह की भ्रामक बातें फैलाई जा रही हैं, जिन्हें तथ्यों के आधार पर स्पष्ट करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में एथेनॉल के उपयोग को और बढ़ावा मिलेगा तथा ये स्वच्छ, टिकाऊ और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण ईंधन विकल्प साबित होगा। आज इंडिया का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम दुनिया की सबसे सफल बायोफ्यूल प्रोग्राम में गिना जाता है। भारत का इथेनॉल प्रोग्राम किसी जल्दबाजी का नतीजा नहीं है। इसके पीछे 4 साल की रिसर्च है। 2014 से 2018 तक की रिसर्च है। 2 लाख किलोमीटर गाड़ियां चलाई गई हैं। उस वक्त BS2 गाड़ी होती थी और उस पर भी E20 डाल के तब 2 लाख किलोमीटर चलाई गई हैं। तब ये उसका रिजल्ट है कि E20 इज सेफ फॉर ऑल इंजन्स। तब ये एग्जीक्यूट और इंप्लीमेंट हुआ। भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक सहयोग को नई दिशा देने की कोशिशों के तहत नई दिल्ली में इंडिया अफगानिस्तान ट्रेड अपॉर्चुनिटीज विषय पर एक इंडस्ट्री इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया। विदेश मंत्रालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन मंत्री मौलवी अताउल्ला उमरी के नेतृत्व में आए व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल ने भारतीय उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। कार्यक्रम के दौरान उर्वरक, कृषि रसायन, कृषि उपकरण, पशु चिकित्सा दवाओं एवं वैक्सीन, कॉटन प्रोसेसिंग और फूड प्रोसेसिंग जैसे क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग और बाजार तक पहुंच बढ़ाने के अवसरों पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। इस संवाद का उद्देश्य भारत और अफगानिस्तान के बीच आर्थिक एवं व्यावसायिक संबंधों को और मजबूत करना तथा उद्योग जगत के बीच दीर्घकालिक साझेदारी को बढ़ावा देना है। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों बहुत करीब हैं और ये रिश्ता जो है ये सिर्फ दोनों देशों के गवर्नमेंट के दरमियान नहीं रहा है, बल्कि ये रिश्ता लोगों के दरमियान बहुत मजबूत है और इंशाल्लाह मजबूत रहेगा। इंडिया अफगानिस्तान के लिए सिर्फ एक बाज़ार नहीं कि अफगानिस्तान के जो प्रोडक्ट्स हैं, वहाँ के जो ड्राई फ्रूट या फ्रेश फ्रूट हैं वो यहाँ पे आए और यहाँ पर वो बिक जाए, बल्कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर में बहुत ही आगे हैं। उनके पास बहुत सारी मशीनरी है, जदीद टेक्नोलॉजी है। तो इंडिया जो है वो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में अफगानिस्तान की बहुत हेल्प कर सकती हैं। और कर्नाटक में चल रही SIR प्रक्रिया को लेकर फिर से सियासत गर्मा गई है। इस प्रक्रिया में राज्य सरकार की ओर से जारी किए जा रहे परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट को लेकर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने इस पहल का कड़ा विरोध करते हुए राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कर्नाटक सरकार अवैध रूप से रह रहे लोगों को वैध पहचान देने की कोशिश कर रही है, जिससे देश की आंतरिक और राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा पैदा हो सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मैसूर में एन्यूमरेशन फॉर्म लेने और जमा करने के नाम पर लोगों से अवैध रूप से पैसे वसूले जा रहे हैं। कर्नाटक में SIR चल रहे हैं, उसके बीच में एक राज्य सरकार परमानेंट रेसिडेंसी कार्ड सर्टिफिकेट देने का एक ऑफिशियली ऑर्डर निकाला। उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य एक ही है, कर्नाटक में लाखों लोग वेस्ट बंगाल से, बिहार से किसको भगाया, वो कर्नाटक आया, कंप्लेंट दिया। अभी वही लोगों को परमानेंट रेसिडेंसी सर्टिफिकेट ये सरकार दे रहे हैं। वहीं कर्नाटक में चल रही SIR प्रक्रिया के बीच केंद्रीय मंत्री HD कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में नहीं हैं, उन्हें जोड़ने के लिए सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रही है। कुमारस्वामी ने चुनाव आयोग से मामले की गंभीरता से लेने की मांग की है। This Congress government in Karnataka, under the leadership of great Shiv Kumar, they are giving permanent
permanent residential cards. By misusing that, whoever not in the voter list, they wanted to actually bring before the voter list. For that, actually, this government misusing their office. This has to be seriously, we demand, consider this kind of illegal activities by Election Commission. तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे से जुड़े कथित बयान के मामले में अदालत ने उन्हें जांच में सहयोग करने और वॉइस सैंपल देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच में सहयोग नहीं करने पर उन्हें दी गई सुरक्षा वापस ली जा सकती है। अदालत के आदेश के बाद अभिषेक बनर्जी अब 15 जुलाई को दोपहर 12 बजे मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना वॉइस सैंपल देंगे। ये मामला विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान डीजे से जुड़े उनके कथित बयान से संबंधित है, जिसकी जांच सीआईडी कर रही है। और आइए अब बात करते हैं मौसम की। देश के अधिकतर राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून अब पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। मौसम विभाग ने आगामी 16 जुलाई तक देश के कई हिस्सों में आफत की बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब समेत उत्तर भारत के राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगर पहाड़ी राज्यों की बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अलावा अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गंगा वाले मैदानी इलाकों में भी मौसम खराब रहने का अनुमान है। इतना ही नहीं, अगले 3 से 4 दिनों के भीतर बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय और सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मूसलाधार बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही स्थानीय प्रशासन को मुस्तैद रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक व तमिलनाडु जैसे राज्यों में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन क्षेत्रों के लोगों को बिजली चमकने के दौरान घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि अमेरिका ईरान के साथ आगे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन उन्होंने ये भी दोहराया कि दोनों देशों के बीच युद्ध विराम अब समाप्त हो चुका है। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई थी, जिस पर अमेरिका सहमत हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच पिछले महीने के बाद से कोई सीधी बातचीत नहीं हुई है। इस बीच मध्यस्थ देश कतर का एक प्रतिनिधिमंडल तनाव कम करने के प्रयासों के तहत तेहरान पहुंचा है। हाल ही के दिनों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर फिर से हमले करने शुरू कर दिए, जिससे इलाके में युद्ध बढ़ने की आशंका बढ़ गई है। इससे पहले ट्रंप ने नाटो शिखर सम्मेलन में भी ईरान के साथ युद्ध विराम खत्म होने की बात कही थी। वहीं कतर और पाकिस्तान लगातार दोनों देशों के बीच कूटनीतिक समाधान की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने कहा कि ईरान आत्मसमर्पण नहीं करेगा और वे किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने एक बार फिर मध्य पूर्व में बड़े संघर्ष की आशंका पैदा कर दी है। फीफा विश्व कप 2026 के दूसरे क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। लॉस एंजेलिस स्टेडियम में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में स्पेन के लिए फैबियन रूइज और मिकेल मैरिनो ने गोल किए, जबकि बेल्जियम की ओर से चार्ल्स डी कैटेलारे ने एकमात्र गोल दागा। अब सेमीफाइनल में स्पेन का सामना मौजूदा उपविजेता फ्रांस से होगा। ये मुकाबला डलास स्टेडियम में खेला जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें। नमस्कार।